नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। तीसरी पंचायती चुनाव 14 अगस्त को संपन्न हो गए हैं। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जो कड़ी है वो पंचायत है। तीसरी पंचायत ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के किस तरह की चुनावी प्रक्रिया होती है, किस तरह के प्रतिनिधि इसमें आते हैं और प्रतिनिधियों के आने में, चुनाव लड़ने में, चुनाव प्रक्रिया में जो खर्च होता है वो बेतहाशा होता है। संगठन के साथ यानी कि जनबल के साथ ही धनबल और कई जगह बाहुबल, इनका उपयोग चुनाव में आम है। इसी के मद्देनज़र चुनाव सुधार की बात बार बार होती है। चुनाव सुधार में कैसे पैसे का प्रवाह रोका जाए, पैसे की ताकत को कम किया जाए, आम लोग भी चुनाव लड़ सकें, जनसामान्य भी चुनाव लड़ सके, इसको लेकर चर्चाएं होती हैं। तीसरी पंचायत में जो सबसे ऊंचा पायदान है वो जिला पंचायत का है। जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में एक पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया होता है, 20-20 ग्राम पंचायतें उसमें शामिल होती है। एक प्रतिनिधि के लिए या हर प्रत्याशी के लिए आमतौर पर लोगों तक पहुंचने, अपनी बात को रखने, चुनाव में जो उनके मुद्दे हैं उन सबको रखने के लिए बहुत खर्च होता है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी पैसा पानी की तरह बहता है। ये एक आम धारणा नहीं है बल्कि ज़मीन की हकीकत है। इन सब के बावजूद हमारे बीच एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने चुनावों में धन शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। संगठन अपने बीच के लोगों के साथ रहे, युवाओं की टोली बनाई और स्वयंसेवकों के जरिए ही उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। इस तरह की जो नई परिपाटी निर्भीकता के साथ बिना पैसे की ताकत को दिखाए हुए जो चुनाव का नतीजा आया वो कैसे आया और इन चुनावों को यानी कि चुनाव लड़ने से चुनाव नतीजा आने तक का जो सफ़र रहा वो कैसे उन्होंने हासिल किया, खुद उनसे जानते हैं। योगेश जोशी जो बालाकोट ब्लॉक की फरतोला जिला पंचायत सीट है उसके सदस्य चुने गए हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रणाम सर। तो आपने जब फरतोला जिला पंचायत के लिए, जो जिला पंचायत की फरतोला सीट थी, उससे अपने आप को सदस्य के लिए प्रत्याशी बनाने की सोची और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए, तो एक बहुत बड़ा एरिया, पहाड़ का क्षेत्र, छितरा हुआ क्षेत्र, तो कैसे आपने ये चुनाव मैनेज किया? और फिर आपके पास संसाधनों की जो सीमितता थी, संसाधनों का अपने पास अभाव था, कैसे आपने चुनाव लड़ा और कैसे लड़ने की सोची? सर, जो मैंने जो चुनाव लड़ने का जो सोचा, पहले मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना था। लड़ना क्या था, मेरे क्षेत्र की जो जनता थी, मेरी जो ग्राम पंचायत थी बमदा, वहाँ के व्यक्तियों द्वारा मुझे निर्विरोध ग्राम प्रधान चुन गया था। आज से 2 साल पहले ऐसे ही मेरे गांव में जागर हुआ था, 22 जिसे कहते हैं, 22 लगी थी। तो उस समय ऐसे ही लोग, गांव के बुजुर्ग लोग सभी बैठे थे, मातृशक्ति थी, युवा शक्ति थी। तो उन लोगों ने एक निश्चय किया कि इस बार हम अपने गाँव से एकता कर मतलब निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनेंगे, वो भी योगेश को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनेंगे। ठीक हो गया। उस पर आगे बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद ना, जब निर्वाचन द्वारा जो हमारी सीटों का जो आरक्षण तय हुआ, तो उस पे मेरी जो ग्राम प्रधान सीट थी वो आरक्षित होगी। जो बीटीसी सीट थी वो भी आरक्षित होगी। बीटीसी और प्रधान दोनों के लिए ग्राम पंचायत ने ये कह दिया था कि इसको ही इस बार अपने हम ग्राम पंचायत से आगे को, ग्राम प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो, इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। फिर ऐसे ही निर्वाचन द्वारा जब आरक्षण आ गया तो सब लोगों के एक जो युवा शक्ति थी, मातृशक्ति थी, उनके दिमागों में आ गया, भाई आरक्षण आ गया, अब क्या होगा? ये तो अब बहुत दिक्कत आ गई। जो हमारा विजन था, जो क्षेत्र के प्रति था, जो हमारा गांव जो पिछड़ा होता जा रहा था, तो इस बार मतलब कुछ नया होने वाला था। तो उससे पहले आरक्षण आ गया तो लोगों की एक निराशा होगी। तो फिर ऐसे ही युवा शक्ति के साथ मैं वीडियो कॉल पर था, तो उन लोगों ने, जब उन्हें पता चला कि जिला पंचायत सीट आ गई है, सामान्य सीट है, तो उन्होंने मेरे से कहा जिला पंचायत लड़ो।
मैंने कहा जिला पंचायत में ही लड़ सकते हैं यार, क्योंकि मैंने कहा 25 ग्राम पंचायत, हमारी जो ग्राम पंचायत फरतोला, जिला पंचायत फरतोला है, उसमें 25 ग्राम पंचायतें हैं और बहुत लंबा क्षेत्र है। शायद ही मैं अभी तक उन क्षेत्रों में उससे पहले कभी नहीं जा पाया हूँ, ऐसे ऐसे भी क्षेत्र हैं। तो उन लोगों ने कहा एक बार देखते तो हम प्रयास तो करते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा ना हमारे पास पैसा है, ना धनबल है, ना संगठन है इतना बड़ा, तो किस बेस पर हम चुनाव लड़ पाएंगे, वो भी इतना बड़ा जिला पंचायत चुनाव। तो वैसे भी सबके दिमागों में है ही कि भाई जो भी जिला पंचायत चुनाव लड़ता है, आप खुद ही देखते हैं ग्राम पंचायत चुनाव में, प्रधान के चुनाव में ही 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, क्षेत्र पंचायत में ही 10 से 15-20 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिला पंचायत में तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मतलब वही आदमी आजकल राजनीति कर सकता है, जो राजनीति के प्रवेश बना दिया है इन राजनीतिज्ञों ने, वही आदमी राजनीति कर सकता है जिसके पास पैसा धनबल हो। मतलब कम सामर्थ्यवान आदमी राजनीति में नहीं कर सकता है, जो क्षेत्र के विकास के बारे में करता हो या जो क्षेत्र की आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो सेवारत है, तो वो आदमी मतलब राजनीति में नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति का जो ढर्रा है ये चेंज हो चुका है। पैसा और शराब के बल पर ही चुनाव जीता जा रहा है, ऐसा इससे पहले हुआ है, लेकिन इस सीट ने इस बार बहुत इस मिथक को भी तोड़ा है। तो आपने जब चुनाव लड़ने का युवाओं ने, महिलाओं ने, उस इलाके के लोगों ने आपसे कहा, तो फिर कैसे प्लान किया, किस तरह से जो 25 ग्राम पंचायतें फरतोला जिला पंचायत में आती हैं, तो आपने कैसे लोगों तक पहुंचे और बिना पैसे के उनको कैसे अपने पक्ष में कन्विंस किया? सर जब लड़ने का सोचा, युवा शक्तियों ने कहा ठीक हो गया, तो मेरा उन लोगों ने ही मेरा ग्राफिक भी तैयार किया। ग्राफिक मेरा जो पोस्टर होता है उन्हीं लोगों ने तैयार किया, अपने मतलब मेरे बिना पूछे हुए भी उन्होंने मेरा ग्राफिक तैयार किया और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, मैंने कहा ये बहुत बड़ा चुनाव है। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो करना है भाई। तो ठीक हो गया। फिर मैंने कहा एक ऐसा करते हैं, फिर अब तुमने इतना बड़ा सोच लिया तो एक अपने गांव की एक बैठक बुला लेते हैं, सर मतलब सभी लोग एक बार बैठ लेते हैं। उसमें मातृशक्ति है, उसमें मेरे बुजुर्ग हैं, उसमें मेरी युवा शक्ति हो, मेरे छोटे भाई हैं या बहनें हैं, सभी लोग आए। तो एक बैठक आहूत हुई हमारी ग्राम सभा में। तो सब लोगों ने कहा भाई इस बार तो अब लड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कैसे हो पाएगा यार? उन्होंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा, कौन सा आज तक अभी मतलब इससे पहले भी मेरे क्षेत्र मेरे गाँव में जिला पंचायत चुनाव लड़ा है, हमारे बड़े बाबा थे उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उस बार भी क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र है तो उन लोगों का अनुभव भी था जो उनके साथ जुड़े हुए थे। उन लोगों ने कहा यार लंबा क्षेत्र तो है यार, तो कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही फिर मैंने कहा गाँव के बीच बैठा मैं, तो मैंने कहा कैसे हो पाएगा। फिर कुछ विचार किसी दूसरे व्यक्ति ने दिए, कोई तीसरे ने दिए, कोई चौथे ने दिए, कोई पांचवें ने दिए। ऐसे पूरे गाँव ने अपने अपने विचार दिए कि भाई ऐसे ऐसे चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा ऐसा हमारा एक रूपरेखा तैयार होगी करके। ठीक हो गया। तो एक ऐसी बैठक पहली बार हुई, फिर दूसरी बार हुई, तीसरी बार में तय हो गया कि अब चुनाव लड़ना ही है आपने किसी भी हालत में। जो भी समस्या होंगी उसकी समस्या के लिए पूरा गांव आपके साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। तो फिर ऐसे आगे बढ़ते गए, मैं क्षेत्रों में जाने लगा। जब मैं पहली बार जब क्षेत्र में गया था तो मैंने जब मैं लगभग 10-15 दिन क्षेत्र में घूमा तो मैंने जनता से यही पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, आप मुझे समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। मेरा पहला शब्द यही था। अभी भी अगर कोई मेरा ये इंटरव्यू देखेगा तो वो भी मतलब उसके दिमागों में भी आएगा कि हाँ इस प्रत्याशी ने यही पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा आप हमसे ऐसा क्यों पूछ रहे। मैंने कहा आप ही तो हो कि मतलब जनता ही तो है, किसी भी सिरोधार कर सकती है, किसी कुर्सी में बैठाना है या किसी जमीन में बैठाना है जनता के हाथ में है। तो मैंने कहा अगर मुझे समर्थन ही नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा क्यों, या मतलब लूंगा अपने गाँव के लूंगा या आप लूंगा, या मैं खुद अपना समय क्यों बर्बाद करूंगा। चलो मैं तो खैर अपना समय बर्बाद कर सकता हूँ क्योंकि मेरा तो माध्यम सेवा ही है, क्योंकि मैं पहले से भी सेवा करता आ रहा हूँ, चुनाव के बाद भी सेवा करता आ रहा हूँ। चाहे परिणाम कुछ भी रहे मुझे परिणाम की चिंता, मैंने चुनाव जब लड़ा तो उससे मैंने पहले दिन से ही मुझे परिणाम की चिंता नहीं थी। क्योंकि देखिए मेरा तो 25 साल उम्र है, क्योंकि मेरे सामने तो एक साम्राज्य बन रहा था। हाँ लोगों की महत्वाकांक्षाएं जरूर थी, मेरे क्षेत्र के लोगों की, मेरे गाँव के लोगों की, लेकिन मेरा साम्राज्य बन रहा था तभी, इसलिए मुझे परिणाम की चिंता नहीं थी। चाहे परिणाम मेरे पक्ष में आए ना आए वो तो बात की बात थी। चुनाव लड़ने से पहले मैंने एक मन भी बना लिया था और सभी लोगों ने मुझे एक ऐसा वो भी मतलब एक समझ लीजिए कि एक शक्ति भी दे दी थी कि भाई परिणाम की चिंता मत करना। ठीक हो गया। फिर ऐसे ही क्षेत्र में घूमता रहा, मुझे समर्थन मिलता रहा। हर जगह मैं गया, इधर उधर सभी मैंने अपनी ग्राम पंचायतों में घूमा। तो लोगों ने कहा मतलब मेरा मोटिव वही था कि अगर 90 व्यक्तियों में ग्राम पंचायत में 90 व्यक्ति 100 व्यक्ति मतलब माना एक ग्राम पंचायत में 100 व्यक्ति हैं, उनमें से अगर 90 लोगों ने मुझे समर्थन देंगे और 10 व्यक्ति नहीं भी देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर 10 व्यक्ति मुझे समर्थन देंगे और 90 नहीं देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे ही करते हुए मतलब समर्थन मुझे मिलता गया क्षेत्र से। क्षेत्र ने कहा लड़ो 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 लड़ो। तो ठीक हो गया, मैंने मन बना लिया कि अब तो भाई मैं टिकट ले आ रहा हूँ। टिकट लाया, मैं ऐसे ही क्षेत्र में घूमा। तो मैं जनता को एक जागरूक भी करता जा रहा था। जनता को जागरूक इसलिए करता जा रहा था
तो अभी मैं पहले भी यही बात कह रहा हूँ, दोबारा यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो आजकल राजनीति है ना, वो शराब और पैसे के बल पर है बहुत ज्यादा। मतलब मैं जहां भी देखता हूँ, इससे पहले भी मेरी तो खैर इतनी उम्र भी नहीं है, मैं छोटा सा ही हूँ, 25 साल उम्र, मतलब बहुत छोटी उम्र होती है। तो जब भी मैंने इससे पहले भी जो राजनीतिक जो देखा, जो राजनीति में देखा, तो पैसा और शराब ही देखा। मतलब उसके बल पर ही चुनाव जीतते हैं लोग, मतलब ऐसा ही रहा है। फिर इस बार लोगों ने, जनता जागरूक हुई, इस बार राजनीतिक परिवेश ही चेंज कर दिया लोगों ने। तो मेरा उद्देश्य भी यही था कि जनता को जागरूक करना है, और जनता को जागरूक इसलिए भी करना है कि आज जो हमारे पिताजी को, मेरे पिताजी को जो शराब पिला रहा है, कल के दिन मेरे बच्चों को भी वही बर्बाद करेगा। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं। इससे पहले मैंने किसी से 500 रुपए, या मेरे पिताजी ने किसी की शराब पी होगी, उसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूं अपने क्षेत्र को पीछे कर, मतलब क्षेत्र का विकास रोककर। मतलब क्यों? उन्हें तो अभी वो पैसे बांट देंगे, शराब बांट देंगे, तो वो जनता को क्यों काम करेंगे? माना कोई आदमी, व्यक्ति 50 लाख रुपए अपने चुनाव में खर्च कर रहा है, इसका मतलब पहले तो वो पहला पैसा कमाएगा ना, जो उसने जनता को खर्च, जनता के बीच में जो शराब और पैसे बांटे हैं, पहले उसको करेगा। उसके बाद उससे कहीं, अगर माना कोई जनता कहेगी या क्षेत्र का कोई व्यक्ति कहेगा कि काम दो, तो वो फिर जो उसके जो क्षेत्र में, गांव में जो उसका मुखिया था उस समय, जो जिसने उसे चुनाव में हेल्प की, उसको देखेगा, उसका मतलब पेट भरेगा। उसके बाद जनता कहेगी, तो जनता से कहेगा अब तो भाई मेरा समय ही, कार्यकाल ही चले जा चुका है, तो कैसे, मतलब तो क्षेत्र पीछे होता जा रहा था। तो इसलिए मैंने चुनाव भी लड़ा, क्योंकि मैं देख रहा था ये जो चुनाव ढर्रा जो इन लोगों ने बना दिया था, राजनीतिज्ञों ने, पैसा और शराब के बल पर, ये मिथक इस बार जनता ने जरूर तोड़ा है। तो मैं क्षेत्रीय जनता को प्रणाम करता हूं कि इस बार जो आपने ये सोचा, लोग जागरूक हुए, तो आगे को भी मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि आप आगे को भी जागरूक हुए और इस ढर्रे को बदल दें जो आदमी शराब और पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहता है। इस बार जब मैं 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ सकता हूं, या मैं कम सामर्थ्यवान, क्योंकि मेरी भी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं चुनाव मतलब लड़ने की, मतलब मेरी ना सोच थी, ना मैं आर्थिक रूप से इतना मजबूत था, तो ऐसे ही लोगों ने सहयोग करके मुझे चुनाव लड़ाया। तो मैं आगे भी लोगों से, युवाओं साथियों से यही निवेदन करता हूं, मतलब ये ऐसे भी जागरूक करूंगा और निवेदन भी करता हूं कि जो इस बार मिथक टूटा है, ये मिथक अब लगातार रहे। अगर ये लगातार रहेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास स्वयं ही होगा। तो आपका जो चुनाव में खर्चा कितना आया, और वो पैसे कैसे जुटे? आपके अपने थे, लोगों ने किए, डोनेट किया, क्या रहा? ये सब मेरी युवा शक्ति और मातृशक्ति और जो मेरी ग्राम पंचायत था, उसमें सब लोगों ने मुझे मदद की। तो खर्चा चुनाव में कुल करीब कितना आ गया होगा? ऐसा मुझे पता भी नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा पता नहीं है कि जैसे माना अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा जा रहा है, तो वो अपनी बाइक पे तेल खुद डाल दिया है। जैसे दिन में भोजन करना है, या कोई अगर मतलब ठीक है, सुबह 8 बजे प्रचार के लिए निकल रहे हैं, शाम को 8 बजे घर पहुंच रहे हैं हम, तो वो सुबह अपने घर से ही खाना बना के ला रहे हैं, तो मुझे भी खिला रहे हैं और खुद भी खा रही है मेरी मातृशक्ति जो थी। ऐसे चलता गया, मतलब ऐसे चलता गया, तो परिणाम भी पक्ष में आया लोगों के जन समर्थन से। तो मैं अपनी जो ग्राम पंचायत है, उसकी जो समस्त जनता से, मतलब मैं उनका तो सहृदय धन्यवाद करता हूं, और उनका ऋणी भी हूं मैं। क्षेत्र, उसके बाद तो क्षेत्र की जनता का तो ऋणी हूं, लेकिन जिस मेरे गांव ने जो मुझे सहयोग दिया, तो मेरे लिए बहुत अनुकरणीय सहयोग है। तो मैं तो ऐसा भी लोगों से भी कह रहा हूं और ग्राम पंचायतों से भी कह रहा हूं कि जैसी इस बार मेरे गांव में एकता दिखे, ऐसी एकता हर गांव में दिखे। अगर ऐसी एकता हर गांव में दिखेगी, तो जो मतलब जो प्रतिनिधि होगा, वो पहले भी सोच समझ के मतलब चुनाव लड़ेगा। वो ये सोचेगा कि भैया यहाँ तो गांव में एकता है, तो इस एकता को हम बनाए रखने के लिए तो हमें क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, तभी ये एकता हमें सहयोग करेगी। तो बालाकोट वैसे भी पिछड़ा इलाका है, वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उच्च शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, और भी जो ज़रूरतें हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो होती हैं, बुनियादी सुविधाएं होती हैं, वो नहीं है। तो आपकी अब प्राथमिकताएं कैसे होंगी, क्या होंगी? लोगों से आपकी क्या मंत्रणा इस संबंध में हो रही है? जी, इससे पहले भी मेरा आपने इंटरव्यू लिया था। मेरी प्राथमिकता पहले सील थी। सील में जो रोड की समस्या है, पहले मैं उसके लिए हल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो कब होगा? जब वहां की जनता मेरा सहयोग करेगी। सहयोग चाहे वो उनकी जमीन के हिसाब से हो, जिस जगह से रोड जाएगी, अगर उनकी जमीन पड़ती है तो वहां पर उन्होंने समर्थन करना पड़ेगा, उस पूरे क्षेत्र में ये सहयोग करना पड़ेगा। तो मैं पहली प्राथमिकता मेरी, पहले भी इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा और अभी भी कह रहा हूं, पहली प्राथमिकता मेरी सील रहेगी। उसके बाद प्राथमिकताओं में मेरा शिक्षा व्यवस्था पे जोर होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पे जोर होगा। अब शिक्षा व्यवस्था देखिए, मेरे क्षेत्र की तो शिक्षा व्यवस्था मतलब उतनी मजबूत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
तो इसके लिए मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिलूंगा, जिलाधिकारी से मिलूंगा कि सर इसके लिए मतलब, क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें स्वामी विवेकानंद जी थे, तो उनके द्वारा एक बात मेरे जो दिमाग में अभी भी चल रही है और मैं बार बार मैंने चुनाव में भी यही बात की है। तो उन्होंने ये शब्द कहा था कि भारत की जो ग्रामीण जो जनता है, जो उसकी समस्या का निदान है वो सिर्फ शिक्षा है। उनके द्वारा भी ये शब्द कहा है, तो उनसे भी मैंने प्रेरणा लेके, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे क्षेत्र के मतलब कर्मचारी गण हो, चाहे शिक्षक गण हो। तो मैं सभी शिक्षकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्कूलों पे ध्यान दें, क्योंकि देखिए जो हमारा जो सबसे पहली सीढ़ी है आंगनबाड़ी, मतलब जो बच्चों की पहली सीढ़ी आंगनबाड़ी है, उसके बाद फिर वो प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, फिर इंटर कॉलेज है। कहीं ना कहीं वही बच्चों की एक युवाओं की सीढ़ी है। युवाओं की सीढ़ी इसलिए भी है, अगर उस समय युवाओं ने मतलब शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया और बच्चे स्वयं से पढ़ने लगे, तो हमारे क्षेत्र का भविष्य अपने आप आगे बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास अपने आप होगा। उसके बाद फिर स्वास्थ्य व्यवस्था भी हमारे थोड़ा कमजोरी है हमारे क्षेत्र की, मेरे खासकर मेरे ब्लॉक की, तो खासकर तो इस पे भी मैं जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सीएमओ साहब, उनसे भी मिलूंगा। मैं उनसे भी अपने क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर बल देने के लिए जोर करूंगा, क्योंकि ये मेन जो मूलभूत समस्या है इनके लिए तो मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा। किसी भी स्थिति में जाना पड़े मैं उस स्थिति में जाऊंगा, क्योंकि जनता ने जिस उम्मीदों के बल पर मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं पूरी इनको अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझ के इनका हल करने की पूरी प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद योगेश जी। जो चुनाव अब निपट गए हैं, लेकिन चुनावों का जो संदेश है वो एक सकारात्मक संदेश है कि बिना संसाधनों के, बिना धन के भी चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव लड़ा जा सकता है और परिणाम को अनुकूल किया जा सकता है। धन शक्ति को हराया जा सकता है जनशक्ति से। जमीन में काम करके लोगों में ये विश्वास जगा के कि विकास को लेकर जो वो सोचते हैं वही आवाज़ उनके प्रतिनिधि उठाएंगे। इस वक्त जो दौर चल रहा है, जो 21वीं सदी में आमतौर पर चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं और इनमें जो खर्चा है जिला पंचायत सदस्य की सीट में, ये 50 लाख रुपए तक औसतन जाता है, जबकि खर्च की सीमा उससे काफ़ी कम है। लेकिन जो शराब का चलन हो गया है, पैसे बांटने का चलन हो गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ज़मीन की हकीकत है जिसको बदला जाना चाहिए, और वो तभी बदला जा सकता है जब बिना पैसा खर्च करे, केवल अपनी सेवा के बल पर योगेश जोशी जैसे युवा राजनीति में आए और राजनीति में जनता उनको स्वीकारे। जो नतीजा फरतोला के लोगों ने दिया है, फरतोला जिला पंचायत के लोगों ने दिया है, वो नतीजा इनके 5 साल जो अब आने वाले हैं, अब जिम्मेदारी योगेश जी पर है कि वो जनता की से जो वादे किए हैं, जनता का जो भरोसा उन पर है, उस भरोसे को, उस विश्वास को बनाए रखें। अगर वो इस तरह से विश्वास को बनाए रखने में सफल होंगे तो ये सकारात्मक राजनीति आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।